नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को बताया, हम यहां पर राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं। आज उसी क्रम में आज हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या कहता है। ये स्थानीय स्वशासन उस शासन की बात है कि जो गांव में चलता है या जो स्थानीय रूप पर देखने को मिलता है। इनमें हमें दो तरीके की भूमिकाएं देखने को मिलती है। एक पहली ग्राम पंचायत वाली, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, पंचायती राज संस्था। और एक दूसरी नगर पालिका या नगर निगम, नगर पालिका, निगम या परिषद के नाम से जिसे जाना जाता है, परिषद। अब आज हम यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं के बारे में डिटेल से देख रहे हैं कि इनका गठन कैसे हुआ, किस प्रकार हमारे राजस्थान में इनका उल्लेख हुआ और कैसे ये यहाँ पर देखी गई। तो चलते हैं आप आज के टॉपिक पर कि आज का टॉपिक है हमारे पास पंचायती राज संस्थाएं। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं का विकास कैसे हुआ। तो जिस समय हमारे पास अंग्रेजों का शासन था, उस समय हमारे पास एक ये लॉर्ड रिपन नाम के वाइसराय आए थे। उनको, लॉर्ड रिपन को, इसमें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या इन्होंने ही यहाँ से शुरुआत की थी कि गांव में भी एक ऐसी सरकार रूपी एक संस्था होनी चाहिए या ढांचा होना चाहिए जिसके अंतर्गत वहाँ पर कार्य किया जा सके। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। राजस्थान की जो प्रथम नगर पालिका है वो माउंट आबू में 1964 में देखी गई थी। फिर राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अथवा वैधानिक अधिकार प्रदान किए, वो कौन सी थी, बीकानेर, जिसे 1928 के आदेश द्वारा ग्राम पंचायत का आदेश दिया था, जिसने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्रदान किया था। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। जो संविधान है हमारा, उसमें अनुच्छेद 40 में ये बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। आगे स्थानीय सरकार राज्य सूची का 5th विषय यानी 5वां विषय है ये राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय, कोई भी राज्य जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से पंचायतों का गठन कर सकता है और जिस हिसाब से उनकी संरचना चाहे उस अपने हिसाब से बना सकता है। ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम राज्य जहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं का आरंभ हुआ वो कौन सा था, अपना राजस्थान था। और राजस्थान के भी नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को ये व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। ये राजस्थान वो प्रथम जिला है, प्रथम राज्य है जहाँ से पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत हुई। राजस्थान में भी कौन से जिले से, नागौर जिले के बगदरी गांव से। कौन से बगदरी गांव से। और डेट भी याद रखें साथ में कि 2 अक्टूबर 1959 से। आगे देखिए कि प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए प्रयास कब किए गए, 64वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा राजीव गांधी सरकार के द्वारा ये प्रयास किए गए कि पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक आधार प्रदान किया जा सके। लेकिन याद रखें ये प्रयास ही रहा और सफल ना हो सका था। इसलिए 64वें संविधान संशोधन के तहत हमारे पास पंचायती राज संस्थाएं देखने को नहीं मिलती। फिर आगे चले हम तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार कब मिला, जब 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा किया गया, तब इसको पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली, 20 अप्रैल 1993 को। फिर संशोधन क्रियान्वयन संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 तक इसमें संपूर्ण भारत में क्रियान्वयन के लिए लागू कर दिया गया। और राजस्थान में इस कानून का क्रियान्वयन फिक्स इसके 1 साल बाद यानी 23 अप्रैल 1994 को हो गया। इस प्रकार हमारे पास राजस्थान में जो ये पंचायती राज संस्थाएं उनका संवैधानिक गठन किया गया। आगे देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान कौन कौन सा किया गया। अब संविधान में जोड़ दिया गया है तो संविधान में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन किया ही होगा। तो कौन कौन से किया कि भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। फिर उसके बाद शीर्षक
पंचायत, इस शीर्षक के नाम से एक भाग जोड़ा गया जिसे भाग 9 कहते हैं। और जब जहाँ पर 10 अनुसूचियाँ थी पहले, फिर उसको 11वीं अनुसूची को जोड़कर उसमें 29 विषयों को शामिल करते हुए पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान कर दिया गया। और अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक ये जो 16 आर्टिकल्स हैं, कितने 16 आर्टिकल्स या अनुच्छेद, 16 आर्टिकल्स जो संविधान की ये 16 आर्टिकल्स हैं, वो किसकी बात करते हैं हमारे पास? पंचायती राज संस्थाओं की या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। अब ये देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं पर महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी बनी थी जब से इनका गठन होना शुरू हुआ या इनको संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए गए, तब से लेकर और जब तक इसका गठन हुआ तब तक कौन कौन सी समितियों का निर्माण हुआ। पहली थी इनमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। इन्होंने ये कहा कि लोकतांत्रिक कैसा होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। महात्मा गांधी ने भी यही बात कही थी कि जो लोकतंत्र है उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है, यानी जो सत्ता है वो गांवों से प्रारंभ होती हुई शहरों की तरफ होनी चाहिए। और इस चीज़ का इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने भी समर्थन किया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश भी किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। ये त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी? वो थी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ये 3 तरीके की हमारे पास जिला स्तरीय समितियां देखने को मिलती है। आगे दूसरा, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, जिसमें पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था का समर्थन किया गया। पहली जिला परिषद और दूसरी मंडल पंचायत। कौन सी? मंडल पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार के रूप में इन्होंने कहा। अशोक मेहता समिति में ये बताया गया है कि इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 4 वर्ष का होना चाहिए और राजनीतिक दलों की पंचायती राज चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए। ये किसने कहा हमारे पास? अशोक मेहता समिति ने। पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता समिति, तीसरी हमारे पास जी.वी.के. राव समिति 1985 में बनी और इसे कार्ड समिति भी कहते हैं। अब जैसे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले कि कार्ड समिति इसमें से किसको कहा जाता है, तो जी.वी.के. राव समिति, जी.वी.के. राव समिति को ही कार्ड समिति कहा जाता है। आगे पंचायती राज की 4 स्तरीय व्यवस्थाओं का समर्थन किया। अब क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने पंचायती राज की 4 व्यवस्थाओं का समर्थन किया, तो वो जी.वी.के. राव समिति ही थी जिसने 4 स्तरीय व्यवस्थाओं का समर्थन किया। पहली थी राज्य परिषद, दूसरा जिला परिषद, फिर पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत। इन्होंने एक बात ये भी कहा कि जिले में जिला विकास आयुक्त पद सर्जित किया जाना चाहिए। जो विलेज डेवलपमेंट ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या आयुक्त, जिला विकास आयुक्त पद सर्जित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति कब आई? उसके 1 साल बाद। जी.वी.के. राव समिति की जस्ट 1 साल बाद 1986 में ये समिति आई और इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये 64वां संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन में करी दिया हमने। और इन्होंने एक बात कही कि कार्यकाल कितना होना चाहिए पंचायतों का? 5 वर्ष। राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए और उसमें पंचायतों को जो वित्त दिया जाएगा वो किसके अंतर्गत रखा जाना चाहिए? राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत। राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए और वही पंचायतों के चुनाव और निर्वाचन की प्रक्रिया को देखे, ऐसा इन्होंने कहा। किसने? एल.एम. सिंघवी साहब ने। पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि यहाँ पर फिर उनके बाद थुंगन समिति आई, फिर गोडगल समिति, ऐसे करके कई समितियाँ हमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में देखने को मिलती है। अब इनमें से कुछ विशेष समितियाँ ऐसी थी कि राजस्थान में पंचायती राज पर भी समितियाँ बनी। जब राजस्थान में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसके लिए भी समितियाँ बनी। तो कौन कौन सी थी? इनमें थी हरीश चंद्र समिति
1983 में, फिर सादिक अली समिति 1964 में, फिर गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में, फिर हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में, फिर उसके बाद गुलाब चंद कटारिया समिति 2009 में। पंचायती राज संस्थाओं को 5 विषय 2010 में स्थानांतरित किए गए इस समिति की सिफारिश पर। वीएस व्यास समिति 2010 में बनी और ग्राम सचिवालयों की स्थापना की सिफारिश भी किसने की? वीएस व्यास समिति ने। नेक्स्ट देखते हैं हम कि पंचायती राज संस्थाओं पर जो संवैधानिक प्रावधान किए गए वो क्या क्या थे। अब संवैधानिक प्रावधान से क्या मतलब कि संविधान में इस चीज़ के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो संविधान में आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंचायती राज संस्थाएं होंगी। तो ये क्या क्या है उनके बारे में हम एक बार डिटेल से देख लेते हैं कि अनुच्छेद 243, जो अनुच्छेद 243 है उसमें इनकी परिभाषाएं हैं कि जो भी है, जैसे जिला परिषद होगी उसकी क्या परिभाषा है। परिभाषा के तौर पर ये देखा जा सकता है इसमें कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, वहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, वहाँ भागीदार लेने जो जन भागीदारी जनप्रतिनिधि है उनकी भागीदार लेने की जो क्रियान्वयन है वो किस हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से इनकी वो देखी गई। राजस्थान में मुख्यतः त्रिस्तरीय देखी जाती है, ये जिला स्तरीय, फिर उसके बाद पंचायती और फिर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत, ये 3 स्तरीय है। और उनकी परिभाषा हमारे पास कहाँ देखने को मिलती है? आर्टिकल 243 में। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा का प्रावधान करता है और ग्राम सभा पंचायतों के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनी होती है। ग्राम सभा किन से मिलकर बनी होती है? ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनी होती है। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच, उपसरपंच और ग्राम सभा का सदस्य। ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है और इसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच और इसकी अनुपस्थिति में ग्राम सभा का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना सरपंच या उपसरपंच या वीडियो देगा। आगे ग्राम सभा की बैठकें 2 बैठकें अनिवार्य हैं, एक 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को। ये 2 बैठकें तो होना अनिवार्य है ही सही, ये 2 बैठकें होनी चाहिए। एक कब? एक 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को। और राजस्थान में देखिए तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 1 अक्टूबर को, इन दिनों में राजस्थान में इन 4 बार तो बैठकें होना अनिवार्य है। पंचायतों की 4 बैठकें होना अनिवार्य है। गणपूर्ति के लिए 1/10 ग्राम सभा के सदस्य होने चाहिए। अब सदस्य मान लेते हैं 100 होते हैं, जैसे मान ले 100 सदस्य हैं किसी ग्राम सभा में, तो उसके 1/10 यानी 10 सदस्यों का होना जरूरी है, जब जाके वो गणपूर्ति पूरी होगी और उसके बाद ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा राज्य सभा की भांति एक स्थायी इकाई है, ये मतलब कभी अपघटित नहीं होती, इस हिसाब से कि ये एक स्थायी इकाई है। अनुच्छेद 243B पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं का प्रावधान करता है। अभी मैंने बताया ना आपको कि 3 स्तरीय है, जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ये बात किस में लिखी हुई है हमारे पास? आर्टिकल 243B में ये बात लिखी हुई है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट कि अनुच्छेद 243C में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया है कि अब जैसे मान लो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पंचायती राज संस्थाओं के गठन के बारे में उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 243C के अंदर ये बात लिखी गई है कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन होगा। ग्राम पंचायत सदस्य व पंचायत समिति सदस्य की चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाएंगे। जो पंचायत के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य होते हैं उनकी चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाते हैं। जिला परिषद सदस्यों के चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित रीति, ढंग अथवा पद्धति द्वारा किए जाते हैं। और राजस्थान में ये चुनाव कैसे होते हैं? राजस्थान में ये चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होते हैं। अब ये बात भी समझ लें आप, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसे होते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आम जनता जाकर वोट देकर आ रही है, एक प्रतिनिधि को चुन रही है, तो ये चुनाव कैसे हो गए? प्रत्यक्ष चुनाव। अब आप डायरेक्टली किसी को नहीं चुन रहे, जैसे आप ये मान लीजिए अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, अब आपने किसी प्रतिनिधि को MP को चुनकर वहाँ भेजा। अब सारे MP मिलकर जिस दल का बहुमत आएगा, उस बहुमत वाले नेता को, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनना दिया जाएगा। तो आपने तो किसको चुना?
एमपी को। अब एमपी जाके वहाँ पर किसका चयन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का। तो जो यहाँ पर आप चुनाव कर रहे हैं वो तो है प्रत्यक्ष, और जो डायरेक्ट चुनाव आप नहीं कर रहे उसे क्या कहेंगे हम, अप्रत्यक्ष चुनाव। सरपंच का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से। अब उप सरपंच को सदस्य मिलकर चुनते हैं, तो ये कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। प्रधान व उप प्रधान अप्रत्यक्ष, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख भी कैसा होता है हमारे पास, अप्रत्यक्ष। अब इनकी पंचायत में पदेन सदस्यों की बात करें तो पदेन सदस्य कौन कौन होंगे, जो एमएलए हों, एमपी हो या एमएलए एमपी रह चुके हों, उनको ही हम क्या बनाएंगे, यहाँ के पदेन सदस्य। तो हमने यहाँ पर आज पंचायती राज संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखा है, और भी इससे रिलेटेड आगे एक और वीडियो लेकर आएंगे हम। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान की राज व्यवस्था सिलेबस में है, तो आप ये वीडियो इसी चैनल पर राजस्थान की राज व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी सीरीज के तौर पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं और अपनी राजस्थान राज व्यवस्था, राजस्थान पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।